Good morning, everyone. Class 10. Science. Evolution. Heredity. आनुवांशिकता। मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले जो पुरानी बुक है उसमें जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवांशिकता और जैव प्रक्रम। इस बार नई बुक जो प्रिंट हुई है उस बुक में सिर्फ हेरिडिटी ही दिया गया हेडिंग और आनुवांशिकता ही दिया गया हेडिंग और जीव प्रक्रम को काट दिया गया, इवोल्यूशन को काट दिया गया, हटा दिया गया है। तो हम इस चैप्टर में ऐसे ज़रूरी था, इवोल्यूशन भी बहुत ही ज़रूरी था, डार्विन का सिद्धांत वगैरह, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है जीवों को, बच्चों को जानना। पर पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों इसको हटाया, मैं नहीं बता सकता हूँ, बट जो है उसको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आनुवांशिकता, तो हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता के बारे में, क्या है आनुवांशिकता और इसके क्या फायदे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम जानते हैं कि जितने भी जीव हैं वो जनन करते हैं और जनन दो प्रकार के होते हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो जनन करते हैं और जनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक सेक्सुअल और एक बीसेक्सुअल। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक जीव स्वयं दूसरे जीव को निर्माण करते हैं और लैंगिक जनन में यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। दोनों के गैमेट्स के संलयन से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये लैंगिक और अलैंगिक जनन जब होते हैं तो इन जनन के बाद जो संतान की जो उत्पत्ति होती है उस संतान में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ठीक है, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर लैंगिक अलैंगिक जनन में जैसे पौधे में अलैंगिक जनन होते हैं। क्या हुआ कि मान लेते हैं ये हाइड्रा है और हाइड्रा के पौधे में एक छोटा सा उभार आया। ये उभार धीरे धीरे बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ा और धीरे धीरे बढ़ा और ये उभार कट कर करके एक अलग, ठीक है ना, भागों में बंट गया और इसमें जितने गुण हैं वो सारे गुण इसमें भी आ गए। यानी कि एक से नए जीवों का उत्पत्ति हुआ और इसकी जो गुण जो है वो लगभग समान है, एक ही जैसा गुण होता है। एक ही जैसा गुण होता है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता।
सेम प्रॉपर्टीज नॉट मच चेंज। यहाँ पर क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज होता है, नॉट मच चेंज, कोई ज़्यादा, ठीक है ना, परिवर्तन नहीं होता। हम गुलाब के फूल को लें, है ना, ये गुलाब का पौधा है, ठीक है, और गुलाब के पौधे में हम क्या करते हैं, गुलाब के पौधे की हमने टहनियाँ काट दी और टहनियों को हमने ज़मीन में गाड़ दिया। अब यहाँ से धीरे धीरे बर्ड्स निकलने शुरू होते हैं, ठीक है, और ये बर्ड धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और आगे आकर के यहाँ पर गुलाब का फूल होता है। इन दोनों गुलाब के फूलों में समानता होती है। इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं आर इक्वल, इसके जो गुण होते हैं, गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल, मेल के गैमेट फीमेल के गैमेट दोनों का संलयन होता है। ये मेल के गैमेट है, ये फीमेल के गैमेट है, दोनों का संलयन होने के बाद ये दोनों का संलयन होने के बाद इसमें विभाजन होता है, और जब विभाजन होता है तो ये इस प्रकार से विभाजित होती है, ठीक है, इस प्रकार से विभाजित होती है। अब इसमें जितने भी गैमेट्स हैं, इसमें मेल के भी गुण हुए एंड फीमेल के भी गुण हुए, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में नए संतान में माता तथा पिता दोनों के गुण होते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द characteristics of both the mother and father are found in the new offspring. अब यही जो गुण माता पिता से या मदर एंड फादर के जो गैमेट्स जो होते हैं, उनसे जो नए संतान में गुण आते हैं, उसी को आनुवांशिकता कहते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा दें, तो हम लिख सकते हैं हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स
from parent to offspring through reproduction. माता एवं पिता के गुण जब जनन के बाद नए संतान में चले आते हैं, इसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। बहुत घरों में आप देखे होंगे कि किसी के माता के आँख जो है वो भूरे हैं या किसी के पिता के आँख भूरे हैं। यहाँ माता है, यहाँ पिता है। मान लेते हैं इसके आँख नीला है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक दो संतान में, है ना, उसके संतान के, जबकि पिता का आँख काला है, तो ऐसा देखा गया कि संतान के, है ना, आँख जो है वो नीला पाया जाएगा, सेम एज जैसे कि उसके माता के आँख था, है ना। कहीं पर ऐसा दिखा जाता है कि पिता जो है उनके बाल भूरे थे, माता के बाल काले, है ना। और जब नए संतान की उत्पत्ति हुई तो उसके बाल जो है वो भूरे हो गए, सेम एज जैसे उसके पिताजी का था, ठीक है। इसी तरह से नाक, कान, मुंह, आँख सभी मिलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, अगर अचानक उसको देखा जाए तो या तो वो माता की तरह या तो पिता की तरह दिखते जरूर हैं। या तो रंग माता के होते हैं, पिता के शक्ल होते हैं, या कभी कभी शक्ल पिता के होते हैं, रंग माता के होते हैं, राइट। तो ये जो गुण होते हैं उसी को हेरिडिटी कहते हैं, उसी को आनुवांशिकता कहा जाता है। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उस एक्सपेरिमेंट को ही हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से दो और फिर यहाँ से 4।
यहाँ पर ऐसा देखा गया कि यहाँ से एक से दो संतान उत्पत्ति हुई। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, इसका थोड़ा सा चेंजिंग ये रहा और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये रहा। अब फिर से इनसे नए संतान की उत्पत्ति हुई। अब इसमें देखा गया कि इसकी तो ये भाग बड़ा समान रहा, ठीक है ना, लेकिन इस भाग में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से इसमें भी देखा गया कि इसमें तो ये भाग सेम टू सेम रहे, लेकिन इसके इधर के भाग में परिवर्तन देखा गया। सेम एज यहाँ भी जब दो संतान की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर इसके जो ये जो पोर्शन थे वो अलग थे, तो इसमें भी दोनों में ये पोर्शन सेम रहा। और नीचे के पोर्शन सेम रहे, लेकिन एक और विशेष परिवर्तन ये हुआ कि इसमें इसके ये भाग जो है वो अलग हो गए। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हम यहाँ पर ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन हुआ, पहला जनरेशन, ये दूसरा F2 जनरेशन, ठीक है। ये F1 F2 जब जनरेशन बदलते गया, एक से दूसरे पीढ़ी जब बदलते गई तो उसमें आनुवांशिकता के आधार पर कुछ बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुए और इस तरह से जीवों में अलग अलग तरह की उत्पत्ति हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज involved even greater diversity will be generated। यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। आनुवांशिकता में जो मुख्य गुण होते हैं वो होते हैं वंशागत लक्षण, वंशागत लक्षण क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। द रूल ऑफ इनहेरिटेंस
of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। That means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता पिता पिता और माता के DNA से प्रभावित हो सकता है। हम एक वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं जिनका नाम है ग्रेगर
जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 1822 में हुआ और निधन 1884 में हुआ। मेंडल blended his knowledge। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई। मेंडल was educated in monastery। मेंडल की शिक्षा एक गिरजाघर से शुरू हुई। तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए and went on to study science and mathematics at the University of Vienna। तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना गए। He was the first one to keep count of individual exhibiting particular traits in each generation। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने
प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा। तथा गणना की। This helps him to arrive at the law of inheritance। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मटर के पौधे लिए, 2 मटर के पौधे लिए। एक लंबा और एक छोटा। लंबा मटर के पौधे को ये लंबा और बोना, टॉल एंड शॉर्ट। लंबा को टी नाम दिया गया और शॉर्ट को स्मॉल टी से नाम दिया। इन दोनों को क्रॉस कराया गया। क्रॉस करने पर ये 4 जो संतान हुई वो किस तरह से हुई, यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। टी और स्मॉल टी। तो पहले जो हुए वो कैसे होंगे? टी और स्मॉल टी। फिर दूसरा भी जो होगा वो कैसे होंगे? ये इसके साथ रिएक्शन करा, फिर ये इसके साथ रिएक्शन करा, तो फिर क्या होंगे? टी और स्मॉल टी। ये इसके साथ फिर इसके साथ रिएक्शन किए, ठीक है, यानी कि टी। अब यहाँ पर जो होगा ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो टी बनेंगे और फिर एक स्मॉल टी
स्मॉल टी। सॉरी, सब में यहाँ भी स्मॉल टी एक रहेगा। तो इस तरह से जो चार जो पौधे बने उसमें है ना, इसमें सभी में टॉल के गुण रहे, ठीक है ना। तो और यहाँ जो शॉर्ट के गुण रहे वो कम हुए, इसलिए सभी पौधे क्या हुए, टॉल टॉल हुए। ये फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि सभी में जो प्रभुत्व अपना बड़ा टी रखा, ठीक है ना, सभी में अपना प्रभुत्व बड़ा टी रखा और छोटा टी जो है वो बोना का प्रभुत्व को कम कर दिया और सभी पौधे मरे हुए। नेक्स्ट जनरेशन में इन दो पौधों को लिया गया, दोनों टॉल टॉल पौधा को लिया गया और इनसे क्रॉस कराया गया, ठीक है ना। दोनों पौधा लिया गया, ये दोनों पौधे को और इनको क्रॉस कराया गया। तो दोनों पौधा क्या है, टॉल टॉल है, लेकिन इसमें दोनों पौधा टॉल टॉल है, लेकिन इसमें जो है छोटा स्मॉल टी का भी गुण मौजूद है। अब नेक्स्ट जनरेशन में जो पौधा हुआ वो किस तरह से होंगे, तो पहला जो पौधा होगा वो इसके साथ में संलयन होगा। तो पहला पौधा क्या होगा, टी टी, दूसरा पौधा टी स्मॉल टी, तीसरा पौधा टी टी यानी कि बड़ा टी स्मॉल टी, और चौथा जो पौधा होगा वो टी और टी के साथ संलयन करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी और टी, यानी कि तीन पौधे ऐसे हुए जो लंबे लंबे हुए, लेकिन एक पौधा ऐसा हुआ जो शॉर्ट हुआ, छोटा हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, कि आनुवांशिकता का गुण अगर पहले F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देता है तो F2 जनरेशन में श्योर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लंबेपन का गुण छोटेपन के गुण को दबा दिया, लेकिन अंततः यहाँ पर जब टी टी संलयन हुआ तो यहाँ पर एक स्मॉल पौधा बना, एक छोटा पौधा बना। इसे मेंडल का सिद्धांत कहते हैं और इसी सिद्धांत पर आनुवांशिकता जुड़ी हुई है और सबसे सटीक जो सिद्धांत मेंडल ने ही दिया, इसलिए इसको मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द मेंडल हेरिडिटी सिस्टम।
In the first place, there were no halfway characteristic in this first generation. Or F1 progeny, no medium height plants, all plants were tall. प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। सभी पौधे लंबे थे। This means that only one of the parental traits was seen, not mixture of the two. इसका अर्थ था कि लक्षणों में कि दो लक्षणों में केवल एक पैतृक जनकी लक्षण ही दिखाई देता है। उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि फिर से रिमाइंडर कराते हैं आपको कि टॉल और
टॉल लंबा और शॉर्ट दोनों तरह के पौधों को क्रॉस कराया गया था। और जब क्रॉस कराया गया था टी को, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे में टॉल का प्रभाव रहा लेकिन शॉर्ट का प्रभाव नहीं रहा। ये F1 जनरेशन था। द सेकेंड जनरेशन और F2 progeny of the F1 progeny of the F1 tall plants are not all tall. Instead, 1/4 of them are short. This indicates that both the talents and shortness traits were inherited in the F1 plant but only the tallness trait was expressed. दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों की आनुवंशिक वंशानुगति हुई।
परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण भी व्यक्त हो पाए। परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया। मेंडल के एक प्रयोग में उन्होंने गोल हरे बीज के मटर के बीज लिए और दूसरी तरफ झुर्रीदार पीले बीज, और इनको क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर इनमें से कुछ बीज झुर्रीदार और हरे हुए और कुछ बीज पीले और गोल हुए। अब फिर से इनको क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर पीले और झुर्रीदार बीज हुए, और नेक्स्ट टाइम फिर क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर पीले और झुर्रीदार बीज, पीले और झुर्रीदार बीज हुए। गोल हरा, झुर्रीदार
पीला। गोल पीले बीज। तो इस तरह से प्रत्येक जनरेशन में कुछ नए नए बदलाव उन्होंने पाए और उन्होंने मटर के बीजों से कई प्रयोग किए और इस प्रयोग से उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे। अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। They are all tall and have round seeds. In F1 generation, all tall and have round seeds. Tallness and round seed are thus dominate traits. F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे। परंतु एफटी की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु
झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने परंतु गोल बीज वाले होंगे। From Aptopropagani, are tall plants with round seed and some were short plants with wrinkled seeds. However, there would also be some progeny that showed new combination some of them would be tall, but have wrinkled seeds. While other would be short. But have round seed. यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी में नए लक्षण का संयोजन देखने को मिला। जब बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले
कारकों से पुनर्संयोग से युग्मज बना जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। अतः लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। You can see as to how new combination of traits are formed in F2 offspring when factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote, leading to form F2 offspring thus the tall, short trait and the round seed wrinkled trait are independently inherited. सब पढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें,
के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर